कांग्रेस के समर्थक तो कह रहे हैं मैम कि राहुल गांधी ही देश के भविष्य हैं। उनका अपना ही भविष्य नहीं है, वो देश का भविष्य तब बनेंगे। उनका अपना ही भविष्य नहीं है, देश का भविष्य तो वो तब बनेंगे। सबके सब शक्ति की आराधना करते हैं, वो शक्ति से लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम शक्ति से लड़ रहा हूँ। कोई इस संस्कृति में कोई ये कह सकता है कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूँ? हम तो शक्ति की आराधना करते हैं भाई, तो उन्हें भारतीय संस्कृति ही नहीं पता है। प्रधानमंत्रियों के खानदान से हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनका वो भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। ये कोई राजसत्ता नहीं है कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वह व्यक्ति शासन करने योग्य होता है जिसकी जो फीलिंग हो वो जनता के साथ जुड़ी हुई हो, जो सच्चा संघर्ष जिसने किया हो। जो केवल चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है वो क्या लोकतंत्र में आय का सिद्धांत प्रतिपादित करेगा? वो आलू से सोना बनाते हैं, किसान के खेत में टाइल्स बिछाते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में इस चुनाव को लेकर के जितने मैं यात्राएं कर रहा हूं, जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आप लोग देखते भी हैं। लेकिन अभी जहां मैं उपस्थित हूं, मेरी उपस्थिति है मेरठ लोकसभा क्षेत्र में और ये उत्तर प्रदेश के 80 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं जिन लोकसभा सीटों की होती है उनमें से एक है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो व्यवस्था है, जो विकास है, जो पहले की अपेक्षा अभी बदलाव है, वो कितना क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्या बातें हैं जिसको लेकर के पूरे देश भर में इसकी चर्चा बनी हुई है। आइए सबसे पहले जानते हैं, आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम सरला चौधरी है। अच्छा मैम, आप लोग मेरठ के ही रहने वाले हैं? मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ में ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी पिछड़ रही है यहाँ से, चूँकि 3 बार लगातार बीजेपी की सीट रही है। अब ऐसा हवा है कि यहाँ से बीजेपी नहीं जीत रही है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है और किसके साथ हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी पिछड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना विकास कार्य हुआ है और हर क्षेत्र में हुआ है, हर लेवल पर हुआ है। सबसे पहली तो महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि जो सुरक्षा मिली है और यहाँ का जो जितनी अव्यवस्था थी, घोर व्यवस्था कि अंधेरा होने के बाद हम अपने बच्चों को या लड़कियों को स्पेशली भेज नहीं सकते थे। इनफैक्ट दिन में भी परेशानियाँ थी, उन्हें कहा नहीं जा सकता मंच पर या आपके सामने, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हुई है, सुरक्षा है लड़कियों की, महिलाओं की, और सड़क व्यवस्था है वो इतनी अच्छी हो गई है, कनेक्टिविटी दिल्ली से या अन्य लखनऊ से जो हाईवे बने हैं, और जो उद्योगपति हैं उन्हें उद्योग करने के लिए जो सुरक्षा मिली है यहाँ पर, क्योंकि वो जो धन वसूली और गुंडागर्दी सब खत्म है, सब खत्म हो गया है। मेरठ की चर्चा, मेरठ के लोकसभा सीट का चर्चा पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि यहाँ चर्चा का विषय ये बन गया है कि रामायण में जो भगवान राम के पात्र को निभा रहे थे अरुण गोविल जी, उनको टिकट मिला है और लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी जो है सो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इसलिए उन्हें भी नहीं बख्शा। नहीं, हिंदू मुस्लिम की कहाँ राजनीति कर रही है? ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई आरक्षण तो है नहीं कि या उन्हें किसी आरक्षित सीट से दिया गया है या किसी ने अपॉइंट कर दिया है। ये तो जनता चुनेगी। खुला लोकतंत्र है, खुला चुनाव है। जनता चाह रही है या उनकी नीतियों को चाह रही है तभी तो चुनेगी और परिणाम सबके सामने होगा। तो इसमें तो कहीं बीजेपी की या किसी पार्टी का करने वाली बात ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है या क्षेत्रवाद कर रही है या जातिवाद कर रही है। कहीं कुछ भी आधार नहीं है। स्वतंत्र, बिल्कुल निष्पक्ष लोकतंत्र है। अच्छा, एक बात देखिए कि जब भी विकास की बात होती है तो राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष का इंडी गठबंधन का या फिर कोई भी नेता हो, वो ये कहते हैं कि पूरे देश भर में अगर विकास हुआ होता तो मोदी जी विकास के नाम पे वोट इलेक्शन लड़ते। हर जगह जो है वो राम मंदिर की चर्चा हो रही है, कहीं पे विकास की चर्चा नहीं हो रही है। तो अगर राम मंदिर उनके मुद्दे से हटा दिया जाए, उस पर बात ना हो, तो बीजेपी पिछड़ जाएगी पूरी 2024 में। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य नारा सबका साथ और सबका विकास है और उसके साथ ही सबका प्रयास, क्योंकि सबके सब ये अब जान चुके हैं कि वास्तविक विकास कहाँ है। पहले केवल गरीबी हटाओ नारे लगे, लेकिन गरीबी हटी कभी नहीं। और जो गैप था बीच में वो इतना बढ़ चुका था गरीब और अमीर का कि केवल कुछ % के हाथ में सारी संपदा थी और जो निचले तबके पर, निचले पायदान पर रह रहे, वो उनका निरंतर शोषण हो रहा था। अब बिल्कुल निचले तक, चाहे उसे फ्री अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, चाहे एजुकेशन मिल के स्तर बढ़ रहा है। मैं एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ सेवा तपोषित उच्च शिक्षा महासभा की। तो चाहे शिक्षा की क्षेत्र है, वहाँ पर एक स्तर बढ़ा है। अब कहीं पूरे प्रदेश में नकल नहीं होती है और जो कि एक रीढ़ होती है किसी भी विकास की, और ना कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगी जा रही है, ना कहीं जाति के नाम पर वोट मांगी जा रही है। सबका साथ, सबका विकास। देश का
आत्मसम्मान बढ़ा है पूरे वर्ल्ड में। आज हम फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बुद्धिजीवी को भी, मध्यम वर्ग को भी और निचले वर्ग को भी, महिलाओं को भी, सबको वोट देने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई नारे पे आधारित नहीं है कि नारे लग गए किसी भावनाओं को उत्साह दिया गया। जहाँ तक विश्व गुरु का बात है मैम, तो विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है कि अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो कांग्रेस को ही चुनना पड़ेगा। और मोदी जी के कार्यकाल में भारत इतना गरीब हो गया कि गरीबों के थाली में तो अब रोटी तक नहीं है। गरीबों को तो फ्री रोटी मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है सबको, रोटी क्यों नहीं होगी? और सबको काम मिल रहा है, सबको इतनी सारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कि प्रत्येक हाथ को जो है कौशल सिखाया जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमाई जा सके। रोजी रोटी का मतलब केवल नौकरी नहीं होता है बल्कि रोजगार होता है, और रोजगार देने के लिए इतना प्रयास किया गया है कि बिल्कुल जो अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसे भी कौशल सिखा करके वह अपनी रोजी रोटी कमाने में खुद सक्षम हो जाए, उसका आत्म स्वाभिमान जगे, तभी तो हम विश्व गुरु होंगे। जब प्रत्येक बच्चा अपने स्वाभिमान के साथ जिएगा तभी हम विश्व गुरु होंगे। 10 लोग अगर विकास करेंगे तो विश्व गुरु नहीं होंगे। और विश्व गुरु बनने में किसी दूसरी पार्टी, देखा नहीं कि 80 साल हमने शासन किया था, उन पे हिंदी तक तो बोलनी आती नहीं है, स्पीच देते हैं इंग्लिश में देते हैं विदेशों में जाकर, या मौन रहते हैं, वो क्या विश्व गुरु बनाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो तो अडानी अंबानी की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार ही नहीं रही है। तो ये पूरी तरह से एक एक जन की सरकार है, उसके एक एक जन की भावनाओं की सरकार है। किसी योजना से छला नहीं गया है बल्कि भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राष्ट्र प्रेम की सरकार है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम जगाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वाभिमान जगा है कि हाँ हम अपनी संस्कृति पर गर्व हुआ है, वरना लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं था। उन्होंने तो ये सिखा दिया था कि जो विदेशी हैं, जो जिन्हें यहाँ से मार भगा के खदेड़ा गया अंग्रेजों को, वो तो अंग्रेजी की ही जो है जो सर्वोपरि है ये सिद्ध करने पर तुले हुए थे। चाहे उनका पहनावा ले लो, चाहे उनकी भाषा ले लो, चाहे उनके विचार ले लो। हमारी संस्कृति को तो अब गर्व हुआ है कि हाँ हमारी संस्कृति विश्व में सबसे अच्छी है। अच्छा मैम, आपके हिसाब से क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सही में जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं इस बार की, या फिर सत्ता परिवर्तन की ओर जैसे विपक्ष हमलावर है, उस दोनों को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल जीत होगी, हैट्रिक ही होगी। 400 पार का जो नारा है वो सत्य है। बिल्कुल 400 पार? जी बिल्कुल। किस आधार पे ये 400 पार कर? विपक्ष तो कह रहा है कि ईवीएम हटा के एक बार देख लीजिए 400 पार कहाँ। किसी भी देश की रीढ़ होती हैं माताएं बहनें। जिस संस्कृति में माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, 2017 से पहले हम अपने यूपी को देखें, 2014 से पहले अगर हम अपने भारत को देखें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और आज देर रात्रि हो, स्वतंत्र महिलाएं अपना कार्य कर सकती हैं, बेटियां अपने जॉब से घर आती हैं, सुरक्षा से आती हैं, माता पिता को चिंता नहीं रहती। संस्कृति की तरफ मेरा भारत लौट रहा है और मेरे भारत की संस्कृति को पूरा विश्व अपनाने के पीछे शुरू हो चुका है। तो इसमें तो कोई कहने का संदेह नहीं है कि मोदी जी नहीं आने वाले, बिल्कुल आएंगे। मैम, अच्छा आपने कहा कि महिलाएं और जो ये देश की वो होती हैं कि अगर विकास होना हो तो सबसे पहले महिलाओं की तरफ हमें देखना चाहिए। अगर वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर यदि हम देखें तो प्रियंका गांधी का नाम लेकर वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी न्याय की आंधी, अगर उन्हें लोग चुनेंगे, गांधी परिवार से वो आएंगी तो महिलाओं की बात सुनी जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है? तब कहाँ थी जब दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था, तब क्यों नहीं गई थी वो वहाँ पर? आप बताइए। कहने में, जुमले छोड़ने में कुछ नहीं होता है। जमीनी स्तर पर जो अगर कोई कार्य कर रहा है वो भाजपा सरकार कर रही है। हर सदस्य, हर कार्यकर्ता देश के हित में कार्य कर रहा है। ना कोई जाति के आधार पर कार्य हो रहा है, ना कोई धर्म के आधार पर हो रहा है। ये जो अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, ऐसा नहीं है। समान विकास सबका किया जा रहा है। सभी को जीने का देश में बहुत अच्छे से हक मिल रहा है, पहले की तरह नहीं है। हमारा मेरठ, अगर हम अपने मेरठ की बात करें, हमारे मेरठ को हिंदू मुस्लिम झगड़ों से, सांप्रदायिक झगड़ों से जोड़ा जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब से सरकार आई है, हमारे मेरठ में तो कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। सब बड़े प्रेम से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। कुछ लोग भड़काने के लिए, लोगों को विचलित करने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं। उनकी बातों पर आजकल वोटर बहुत जागरूक है। वो समझ रहा है मेरे देश का, मेरे परिवार का, मेरे राष्ट्र का कैसे सुरक्षा है, कैसे 80 सीटों का बात होता है उत्तर प्रदेश में। इस बार क्या लग रहा है, 80 में से कितना सीट भाजपा के तरफ जाएगा? 80 में से इस बार 80 तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि सभी के लिए है ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार हमारी बननी है, आप निश्चिंत रहें। जी मैम, आप कुछ आइडिया है कि 80 में से, क्योंकि 400 पार का नारा जब दिया है उन्होंने, तो क्या टारगेट है 80 में से? हाँ, 80 में से 70 आएंगे और क्या।
कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साथ आ गए हैं, पंजे और साइकिल साथ हैं इस बार। कहाँ पहले भी आए थे, पहले भी तो साथ आए थे, क्या किया था पहले साथ आके? पहले भी तो साथ आए थे, क्या कर लिया था? जब तक किसी के नेता के साथ आने से कुछ नहीं होता, जब तक जन भावना उनके साथ नहीं होती। जनता जनार्दन मोदी जी के साथ हाँ जी, जब तक जनता उनके साथ नहीं होती, उनकी भावनाएं साथ नहीं होती, उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमारा कल्याण होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, कल्याणकारी शासन की स्थापना होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब राहुल अखिलेश भी यहाँ से बिल्कुल जोड़ी नहीं जमने वाली उत्तर प्रदेश। बिल्कुल नहीं जमने वाली, बिल्कुल भी नहीं जमने वाली। अच्छा मैम, अगर हम बात करें देश में महंगाई की, बेरोजगारी की, इन सब चीज़ों पे लगातार जो है विपक्ष हमलावर रहता है, कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से भी महिलाएं परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है। सच्चाई क्या है? जब मनमोहन सिंह ये कहते थे कि महंगाई जो है वो विकास का प्रतीक है, तब क्या था? वो तो खुद अपने मुंह से कहते थे। और ये तो एक निरंतरता है। जिस दर से, आप दर की बात करिए ना, जिस दर से उनके शासन में महंगाई बढ़ी थी, उस दर से इस शासन में नहीं बढ़ी है। तो उस जो अब अर्थव्यवस्था है वो अब कहीं ज़्यादा बेहतर है, मजबूत है, और महंगाई की दर भी कम है पहले से। पहले तो बिल्कुल तीर की तरह जाती थी, हर चुनाव के बाद इतनी महंगाई बढ़ जाती थी। अब तो नहीं बढ़ती, किसी भी चुनाव के बाद नहीं बढ़ती, क्योंकि सब अपना स्वयं का समर्पण दे रहे हैं। अब पैसा नहीं बढ़ता है। भारत हो रहा है, क्या कह रहे हैं? भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। अब मेक इन इंडिया कहा जाता है। आप ये देखिएगा, है ना? अब मैं सारा चीज तो कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष तो यही बात बार बार कहता है कि कुछ भी कर लीजिए, अगर रोजगार नहीं देंगे तो कैसे होगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। राहुल गांधी है, मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी इतने बड़े नेता उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो यही बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश से अपनी पैतृक सीट छोड़ के भाग गए, जो उनके बाबा की थी, उसे छोड़ के भाग गए। लोकतंत्र है मैम, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। हाँ, तो अरे अगर उन्हें जहाँ से वो पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहे हैं, वहाँ के लोगों में उसका विश्वास नहीं है और उन्हें विश्वास नहीं है उन पर, तो आप ये सोचिए कहाँ विश्वास होगा। और वो बात कर रहे हैं नेतृत्व देने की, जो अपनी सीट पर ही विश्वास नहीं है, जिसे जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहे हैं। कांग्रेस के समर्थक तो कह रहे हैं मैम कि राहुल गांधी ही देश के भविष्य हैं। उनके कहने से क्या होता है? यूँ 2-4 लोग तो सभी के साथ होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल साफ हो जाए। नहीं भविष्य, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भविष्य नहीं है। उनका अपना ही भविष्य नहीं है, वो देश का भविष्य तब बनेंगे। उनका अपना ही भविष्य नहीं है, देश का भविष्य तो वो तब बनेंगे। देश का जन जन एक समझ बात चुका है। देखिए कि कई लोग जब बहुत मेहनत करते हैं तब थोड़ा पॉलिटिकल समझ आता है उनमें। ये तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना मजबूत, देखिए प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्रियों के खानदान से हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनका वो भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये चीज जो लोकतंत्र में है, ये कोई राजसत्ता नहीं है कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वह व्यक्ति शासन करने योग्य होता है जिसकी जो फीलिंग हो वो जनता के साथ जुड़ी हुई हो, जो सच्चा संघर्ष जिसने किया हो, जो जमीन से जुड़ा हो, जो नीचे से चला हो, जो नीचे से चलता है, उसे प्रत्येक स्तर की और प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा पता होती है, उसकी अनुभूति होती है। जो केवल चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, वो क्या लोकतंत्र में क्या काय का सिद्धांत प्रतिपादित करेगा, क्या स्थापित करेगा? मतलब वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए राहुल गांधी। ऑब्वियसली, अब आप भी तो कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्रियों के परिवार से हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि जो है गेहूं जमीन के नीचे लगता है, अब ऊपर बाल आती है, उन्हें यही नहीं पता है। बनाते हैं वो आलू से सोना बनाते हैं, किसान के खेत में टाइल्स बिछाते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं कि उन्हें भाजपा वाले बदनाम करते हैं, इसलिए लोग उनका ऐसा इमेज बना दिया गया है मार्केट में। नहीं, भाजपा क्यों, वो तो खुद ही उद्बोधन करते हैं, वो खुद ही बोलते हैं ये सब बातें। भाजपा क्यों बनाने लगी? हम सब के सब शक्ति की आराधना करते हैं, वो शक्ति से लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम शक्ति से लड़ रहा हूँ। कोई इस संस्कृति में कोई ये कह सकता है कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूँ? हम तो शक्ति की आराधना करते हैं भाई, तो उन्हें भारतीय संस्कृति ही नहीं पता है। यहाँ जो आत्मा है, भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है, वो ही नहीं पता है उन्हें कहाँ से चला है, या निचले तबके का व्यक्ति की पीड़ा वास्तविक क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसका इतिहास क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का। लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, उसमें थोड़े दर समय के बाद जो है ना, समय दर के हिसाब से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो नेता लोग ढीठ हो जाता है। और मोदी जी इसी प्रकार से ढीठ हो गए और वो तानाशाह हो गए, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। आपको लग रहा है मोदी जी तानाशाह हो गए? नहीं जी, मोदी जी कोई तानाशाह नहीं हुए हैं।
वो केवल पूरी आत्मसम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन नियमों को लागू करते हैं जो सदियों से हमारे अंदर दबी हुई थी। ये लगता था कि पता नहीं कौन ऐसा अवतरित होगा जो इन्हें लागू कर देगा। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ वो चीज़ें लागू की हैं, चाहे वो धारा 370 है, चाहे अन्य उन्होंने विषय उठाए हैं। और उस आत्मविश्वास को लोग तानाशाह कह रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? अगर मानसिकता ही किसी की खराब हो, अब विरोधी तो विरोधी के लिए पैदा हुए हैं ना, जो विपक्ष है, विपक्ष का तो धर्म है विरोध करना, तो वो करेंगे। मुद्दा भी तो नहीं है ना, उनका अपना कोई मुद्दा ही नहीं है, अपनी कोई सोच ही नहीं है। मौलिक जो सोच होती है, मौलिक जो समस्याएं होती है, मौलिक समाधान होता है, वो है ही नहीं उनके पास। केवल मोदी जी को बदनाम करना कि वो सूट पहनते हैं, वो ये करते हैं, जबकि उनके जैसा जो तपस्वी प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। आपके हिसाब से 10 सालों में सबसे बेहतर कार्य क्या हुआ है, जिसे आप अगर सीरियल वाइज किया जाए तो एक नंबर पे किसे रखेंगे आप? धारा 370 हटी है। धारा 370? हाँ जी। दूसरे पे राम मंदिर बना है, जो कि हमारा गौरव है, क्योंकि जिसकी संस्कृति जीवित नहीं रहती वह स्वयं विषयों को लेकर विपक्ष कहता है कि धारा 370 हटने से आम जन को क्या फायदा हुआ और राम मंदिर बन जाने से ना ही बेरोजगारी कम होगी ना ही महंगाई बढ़ेगी। यही बात, दोनों चीज को लेकर विपक्ष हमलावर है। धारा 370 हटके क्या हुआ है, हम आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो है हमें वहाँ की वस्तु स्थिति पता है कि पहले क्या थी और आज क्या है। आज वहाँ इतना सुरक्षित माहौल है, उद्यमी उद्योग कर रहे हैं, अन्य लोग वहाँ पर ज़मीनें खरीद रहे हैं, वहाँ का विकास हो रहा है, शांति है। जो बच्चे पत्थर फेंकते थे वो आज विद्यालय जा रहे हैं, लैपटॉप लेके विद्यालय जा रहे हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और वो सब ये मान रहे हैं इस चीज़ को कि हमें गलत दिशा दिखाई गई थी और आज हम सही दिशा पे जा रहे हैं। और इसी तरह से जो राम मंदिर को आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं हटी है, बेरोजगारी एक अलग ट्रैक है, मंदिर एक अलग ट्रैक है। ऐसा तो नहीं है कि मंदिर नहीं बनता तो और ज़्यादा जो है पद सृजित हो जाते या अधिक रोजगार हो जाता। वो हमारी मंदिर का विरोध इस कदर हुआ मैम, आप देखे ही कि बहुत सारे लोग जो है विपक्ष के नेता दर्शन करने भी नहीं गए, और तब क्या अभी तक नहीं गए हैं? तो ये तो उनकी मानसिकता है ना, उन्हें रोजा इफ्तार करना है, राम मंदिर थोड़ी जाना है। तो अब सबको जो है जबरदस्ती थोड़ी भेजा जा सकता है। और राम मंदिर तो वही जाता है ना जिसे राम बुलाते हैं, जिसे बुलाते ही नहीं है वो राम मंदिर क्यों जाएगा? ये तो ईश्वर की कृपा होती है जब कोई तीर्थ जाता है, दर्शन करता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी आत्मा का विकास है। जब तक आत्मा का विकास नहीं होगा, शरीर का विकास मायने नहीं रखता है। अच्छा मैम, अगर हम जानना चाहें उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को समझना चाहें, तो चूंकि आप लोग यहाँ पे पले हैं, बढ़े हैं और अभी तक की राजनीति देख रहे हैं, योगी महाराज की जब बात होती है, योगी महाराज का जब यहाँ पे जिक्र किया जाता है, तो उनको कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं मुसलमानों को। उनके लिस्ट में हमेशा हिंदुओं का विकास होता है, बुलडोजर की राजनीति जो है वो लाई गई और उससे मुसलमान परेशान हुए हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। सबसे पहला मैं उदाहरण दूंगी, गोरखपुर में जहाँ से वो हैं, जब उन्हें अपनी वो मंदिर के बराबर वाली सड़क चौड़ी करनी थी, उन्होंने सबसे पहले अपने मंदिर की दीवार हटाई। उसके दूसरी तरफ जो थी मुसलमानों की दुकानें थी, अपनी हटाने के बाद उनसे कहा कि आप थोड़ी थोड़ी आप हटा लीजिए। आप जिला जो है अस्पताल में जाके देखिए कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों की लाइन लगी हुई है और इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, उस इलाज का अधिकांश भाग सबको पता है। आप जो भी फ्री, चाहे मकान मिले हैं, चाहे इलाज मिला है, चाहे शिक्षा मिली है, जो भी है वो बिल्कुल समान रूप से है, कहीं कोई पक्षपात नहीं है। और हाँ, तुष्टीकरण की नीति नहीं है, जो पहले तुष्टीकरण की थी वो नहीं है, बस वो चीज़ें नहीं है। हाँ जी। अच्छा मैम, अब अगर पूरे समूचे उत्तर प्रदेश को देखा जाए, अगर सड़कें वगैरह देखी जाए, सारा व्यवस्था देखा जाए, उसमें से योगी जी के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 10। अगर मेरा बस चलता तो मैं 10 में से 11 दे देती। 10 में से 11? हाँ जी, वो मेरा बस नहीं चलता है। एक हम अपनी भावनाओं का देते उन्हें। अच्छा, एक अपनी तरफ से। जी जी जी। अच्छा मैम, अभी अगर आपने कहा कि नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा तानाशाही रवैया है कि उन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ये न्याय व्यवस्था है जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा है चाहे प्रजा है। राजा को हमारे लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कोई अलग से उसे सुविधा नहीं दी गई है कि तुम्हें अपराध करने की छूट है या तुम्हें जो है भ्रष्टाचार करने की छूट है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जो ये कहता था कि मैं मकान भी नहीं लूंगा, मैं ये भी नहीं करूँ, कहाँ से फिर इतना पैसा आ रहा है? भ्रष्टाचार से नहीं आ रहा, तो ये सब भ्रष्टाचार से ही तो आ रहा है। तो जनता की सेवा करने के लिए कह रहे हैं कि हम तो ईमानदार हैं, और ईमानदार में भी एक स्टेप आगे कट्टर ईमानदार है मैम। नहीं तो कट्टर ईमानदार, तो पैसा कहाँ से आ रहा है फिर? ये
कह रहे हैं कि सरकार के पास कमी थोड़ी ना, खजाना भरा पड़ा है, जनता का सेवा करने के लिए ही तो है वो। तो जनता के टैक्स से जो पैसा आता है तो क्या उनसे बाथरूम बनाए जाते हैं अपने, या महल बनाया जाता है, कोठियाँ बनाई जाती हैं? वो तो जनता की सेवा के लिए होता है ना। जो जनता के टैक्स का पैसा है अपने उपभोग के लिए थोड़ी होता है। और फिर जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, उन्हें कोई मोदी जी थोड़ी ऑर्डर देते हैं, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, निष्पक्ष। स्वतंत्र इतने स्वतंत्र होते तो चुनाव से पहले ही अरेस्ट होते, चुनाव के समय में क्यों अरेस्ट करवाया है हमें? वो तो डर गए चुनाव के 2024 से पहले ही। ये जांच चलती रहती है, जांच एजेंसियां जब जो सही स्टेप समझती हैं वो उठाती हैं। और जब जांच लंबे समय से चल रही है, कोई आज थोड़ी एकदम से उठा लिया है, पूरी जांच है, सारे सबूत हैं, तब निर्णय लिया है जांच एजेंसी ने, तो अरेस्ट हुए। वो इतने चिंतित हैं दिल्ली के जनता के लिए, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा बस चले तो हम यहाँ से भी सबके लिए पानी की जो आपूर्ति है वो करेंगे, विकास का कार्य कर सकते हैं। वो जेल से भी लेटर लिख रहे हैं अपने मंत्रियों को। मैम हाँ, जनता को फ्री का लॉलीपॉप दिखा करके, जो भोली भाली जनता है उसे बहका लिया जाता है फ्री का दिखा करके, और उसके पीछे जो खेल होता है वो वही तो ईडी ने उगाड़ा है। जो उस भोली भाली जनता को एक पर्दा लगा करके, एक पार्टीशन करके उन्हें तो उसमें बहका दिया, लॉलीपॉप दे दिया उन्हें, तुम इसे बैठ के चूसते रहो और मैं यहाँ से लूटता रहूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ये जो हमारी सरकार है ये न्याय की सरकार है, आम आदमी की सरकार है और ये परिवारवाद ख़त्म करने वाली सरकार है। अब बात चल रही है कि उनकी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी की सरकार पे या फिर आम जनता के दिलों पे? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। जो आया ही इस नाम पे है कि मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ, फिर कांग्रेस से हाथ मिला रहा है। कांग्रेस के विरोध के नाम पे उसने वोट मांगे थे जब वो शुरू में आया था। मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ, अब अपनी पत्नी को जो है सीट पे बैठाने को तैयार है। और अन्य जब बहुत सारे काम देखे जाते हैं तो उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। लेकिन आंदोलन तो मैम पूरा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त है, पूरा विपक्ष एक हो गया है और ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी के लिए सबसे बड़ा ये घातक सिद्ध होगा इलेक्शन में। जो कायर और डरे हुए होते हैं ना अंदर से, फिर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर इतना ही लगाव है, इतना ही जुड़ाव है और इतने ही देशभक्ति की भावना है तो अपनी पार्टियों को विलय क्यों नहीं कर देते हैं? एक पार्टी बना लेना, फिर अपना अलग अलग अस्तित्व क्यों चाहिए? अपना स्वार्थ भी चाहिए, अपना नेता भी चाहिए, अपने पद भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और लोगों को बेवकूफ़ ही बनाना है। अब ये जनता जो है ना जागरूक है, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं कि कथनी और करनी में किसका फ़र्क है और कौन जो है असली बात करता है, सब जानते हैं। जनता की पढ़े लिखे बात करने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे जैसे देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। अभी तो अनपढ़ प्रधानमंत्री है, देश बिगड़ते जा रहा है हालात इसका। तो उन्हें शिक्षा की परिभाषा ही नहीं पता है। शिक्षा की परिभाषा सर्टिफिकेट नहीं होता है, शिक्षा की परिभाषा योग्यता होता है। जो योग्य व्यक्ति हो, जो प्रत्येक परिस्थिति में एक सार्थक जो है परिणाम दे सके, प्रत्येक परिस्थिति में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, कल्याणकारी जो है सरकार की स्थापना कर सके, प्रदेश को या देश को उस स्थिति में ले जा सके जहां पूरे वर्ल्ड में उसका स्थान हो, वो योग्यता होती है शासक की। इन्होंने शायद राजनीति शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। राजनीति शास्त्र में जो शासक की योग्यता बताई गई है वो यही बताई गई है कि जो प्रत्येक जन जन का जो है भावनाओं को समझे, जन जन का प्रिय हो और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जा सके और राष्ट्र को सम्मान दिला सके, ये होती है जो है शासक की परिभाषा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मैम कि अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर के विपक्ष पूरा एकजुट होकर के इस बार अपील कर रहा है 24 में कि नरेंद्र मोदी की ये ऐसा शासन अगर यदि आप लोग हटाना चाह रहे हैं तो विपक्ष को वोट दीजिए, क्या लग रहा है कि जनता के दिलों पे असर पड़ेगा, जनता के मन में कुछ असर पड़ेगा इसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लहरें टक्कर मारती रहती हैं लेकिन चट्टानें अपनी जगह स्थिर रहती हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चट्टान है जो कि बिल्कुल नीचे से बड़ी मजबूत भावनाओं से जुड़ जुड़ के बनी है और जगह है और ये इस चीज़ की खुशी है, जन जन में खुशी है कि हमारा स्वाभिमान लौट रहा है, हमारी संस्कृति का स्वाभिमान लौट रहा है, हमारी संस्कृति का गौरव लौट रहा है। और अभी हमें और अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना है, करना है, उसका संकल्प है प्रत्येक व्यक्ति के मन में। तो उस संकल्प के सामने इनका विरोध कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जिस प्रकार से लोग 2024 के इलेक्शन को लेकर के नरेंद्र मोदी और वर्सेस पूरे विपक्ष की जो बात है वो खुल के कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या विचार है इन सभी बातों पे, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।